नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे एलपी टेक्नीशियन के 13 अगस्त 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। मतलब एक दर्पण मान लेते हैं कि ये एक दर्पण है, ये इसका अभिलंब मान लेते हैं, और एक प्रकाश की किरण इसके ऊपर यहाँ पर टकराती है और टकराने के बाद वो उतने ही एंगल पर वापस चली जाती है। तो ये बता रहा है कि ये जो मिरर के साथ एंगल है इसका ये 20 डिग्री है। तो अगर ये 20 डिग्री है तो अभिलंब के साथ टोटल मिरर का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये बाकी का जो एंगल बच गया यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 90 - 20 मतलब 70 डिग्री। हमें पूछ रहा है कि आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना होगा। तो आपतित किरण तो ये है और परावर्तित किरण ये है, तो इसके बाद 70 तो ये हो गया और 70 ये हो जाएगा, तो टोटल दोनों किरणों के बीच का एंगल हो जाएगा 140 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ रेप्टाइल्स। इनमें से कौन सा सरीसृप नहीं है? तो देखो सरीसृप क्या होता है? सरीसृप जो है ठंडे खून वाले जीव होते हैं, जिनको गर्मी अगर लेनी होती है तो वो सनलाइट में आ जाते हैं, और अगर उनको ठंड चाहिए होती है तो वो छाया में चले जाते हैं। वो खुद से जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। तो इस तरह के जीव जो सरीसृप होते हैं वो क्रोकोडाइल भी सरीसृप होते हैं, स्नेक भी सरीसृप होते हैं, और टर्टल कछुए भी सरीसृप होते हैं, लेकिन मेंढक जो है वो सरीसृप नहीं होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। पहले इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v, और बाद में क्या हो जाती है v डैश। इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम n टाइम्स इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं 1/2 mv²। अब बाद में क्या हो जाता है? बाद में उसकी स्पीड 2 गुना हो जाती है। तो जब v की जगह 2v रखेंगे तो क्या आएगा? 1/2 m। v की जगह 2v रख के इसका स्क्वायर करेंगे तो 4v²। ये हमारी बाद की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो बाद की काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो 4 दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। यस, स्पेस होता है उनके बीच में, और उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। बहुत छोटे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और थर्ड पढ़ते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, तो ये भी सही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेशनरी स्टेट। मतलब वो एक तरह स्थिर अवस्था में होते हैं। नहीं, वो स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, बल्कि वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, और इस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में व्यवस्थित करना है। म्यूटेशन को, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन को, नेचुरल सिलेक्शन और फिर इवोल्यूशन। तो ये सारे जो हैं चारों, ये जैविक विकास से रिलेटेड है। तो जैविक विकास में सबसे पहले क्या होता है? म्यूटेशन। उसके बाद होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन और फिर इवोल्यूशन। तो एक के बाद बी, सी और फिर डी। तो ए बी सी डी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो लिटमस का रंग कैसा कर देगा? तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट नेचर में एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो अम्ल क्या कर देता है? लिटमस को नीले से लाल कलर में चेंज कर देता है। तो थर्ड ऑप्शन पढ़ो इसके अंदर, ये नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। कौन से हार्मोन के कारण जो पौधे हैं वो प्रकाश की तरफ झुक जाते हैं? तो ये जो पौधों का प्रकाश की तरफ झुक जाना है, ये किसके कारण होता है? किस इफेक्ट के कारण होता है? इस इफेक्ट को बोलते हैं हम फोटोट्रोपिज्म, और ये होता है ऑक्सीन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज। इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सी है? तो इसके लिए हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं। अब देखो, हमें मेटल्स के बारे में पूछा था, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है इधर से इधर जाने में इंक्रीज होती है, और ऊपर से नीचे जाने पर भी इंक्रीज होती है। और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी इधर से इधर जाने पर बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट थे? फर्स्ट एलिमेंट था एल्यूमिनियम, दूसरा था कैल्शियम, और एक था निकल, और एक था लेड, पीबी। अब इसमें जो है इधर से इधर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा इधर कौन सा है? कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा लेफ्ट में है। तो जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में होगा उसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो देखो, बंदूक जिस फोर्स के साथ बुलेट को जो है बाहर फेंकेगी, बुलेट भी जो है बंदूक के ऊपर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो इस नियम को हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन का लॉ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एज इट फॉल डाउन फ्रॉम ए हाइट। एक ऊंचाई से अगर कोई वस्तु गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? दोनों इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, वो हमें बताना है। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अब किसी ऊंचाई से अगर किसी गेंद को गिराया जाता है तो पहले तो हाईएस्ट ऊंचाई पर थी वो गेंद, हाईएस्ट ऊंचाई पर थी तो उसकी एच भी हाईएस्ट थी, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी भी हाईएस्ट थी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी हाइट कम होती चली जाएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो जब किसी गेंद को ऊंचाई से गिराते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज वाइल इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जैसे जैसे वो नीचे आएगी पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी तो कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम इज। पूछ रहा है कि नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 14। अब नाइट्रोजन के अंदर 7 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बराबर होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। अब 14 क्या होता है? 14 एटॉमिक मास है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन निकालते हैं एटॉमिक मास में से, अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो 14 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे? 7 न्यूट्रॉन्स। तो 7, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ड्राई HCl गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl गैस का जो है ड्राई लिटमस पेपर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब इसका कलर जो है कैसे चेंज कर देगा? HCl क्या है? HCl एक एसिड है। वैसे तो एसिड जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लिटमस है वो ड्राई है, सूखा है। यहाँ पर जो अगर वीट होता तब कलर चेंज करता, लेकिन ड्राई लिटमस का पेपर कलर चेंज नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ो, ब्लू और रेड लिटमस पेपर्स डज नॉट चेंज इट्स कलर। मतलब इसका कलर चेंज ही नहीं होगा क्योंकि ये ड्राई लिटमस है। अगर ये गीला लिटमस होता, वीट लिटमस होता, तब इसका कलर चेंज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर का। एमीटर और गैल्वेनोमीटर से भी हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन एमीटर से तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं, और गैल्वेनोमीटर से मैग्नीट्यूड के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं। और वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। और रियो स्टेट से, रियो स्टेट क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है जिसमें बार बार रेजिस्टेंस चेंज करके करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो देखो, हमें सिर्फ इसमें डायरेक्शन के बारे में नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हमें नहीं दिया है तो हमें सिर्फ इसमें यह समझ के चलना है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करना है, और मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? एमीटर। अगला क्वेश्चन है, ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 kHz एंड ए वेवलेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 किलोमीटर। एक साउंड वेव को 3.2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, v। अब हमारे पास दूरी तो है 3.2 किलोमीटर, तो ऊपर तो रख देंगे 3.2 मल्टीप्लाई 1000, इसको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी निकालेंगे हम, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और इसकी वेवलेंथ दे रखी है इससे। तो देखो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इक्वल टू सी डिवाइड बाई लेमड़ा। यहाँ पर न्यू तो है फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है? इसकी स्पीड, और लेमड़ा क्या है? वेवलेंथ। तो जब न्यू की जगह तो रखेंगे 4 kHz, और लेमड़ा की जगह रखेंगे 40 सेंटीमीटर, क्योंकि वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, और स्पीड की वैल्यू हम यहाँ पर रख के इसको टाइम निकाल लेंगे। तो इसमें हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 1600। तो जब यहाँ पर 1600 रख करके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? मतलब सिंगेमी इज डिफाइंड एज,
सिंगेमी क्या होता है, इसमें अंडे का और स्पर्म का जो है वो क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले तो जो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म एंड वन ऑफ द एग। सबसे पहले तो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम युग्मक संलयन। और युग्मक संलयन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप में बनते हैं जाइगोट्स। और जाइगोट से बनते हैं फिर ब्लास्टोसाइट्स। जो ब्लास्टोसाइट बनने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या बनते हैं, यूट्रस में बनता है फिर एम्ब्रायो, भ्रूण। तो इसमें युग्मक संलयन में क्या होता है, एक स्पर्म और एक एग का फ्यूजन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनमें से रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है। तो देखो यूरेनियम भी है, प्लूटोनियम भी है, थोरियम भी है, लेकिन टाइटेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। इसको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल देखो आप, इसमें जो डार्क कलर के अंदर जो दे रखे हैं जितने भी ये, वो क्या है, सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब देखो इसमें यूरेनियम कहाँ पर है, ये रहा। प्लूटोनियम कहाँ पर है, ये रहा। थोरियम रहा ये। तो ये सब तो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लेकिन टाइटेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना, इंडिया के पास जो है सबसे बड़ा थोरियम का रिजर्व है। और ये सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, केरल राज्य में। और ये एक बात और पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, कि थोरियम जो है वो किस टाइप की सैंड से निकलता है। तो ये जो मोनोजाइट सैंड है, जो सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है, उससे जो है थोरियम सबसे ज़्यादा निकलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट मिलियाबल। सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय मेटल कौन सी है। तो देखो आधात वर्धनीयता या मिलियाबिलिटी क्या होती है, मिलियाबिलिटी होती है कि हम बिना किसी मेटल को तोड़े, मतलब उसको सीट कितनी आसानी से उसकी हम सीट बना सकते हैं, उसे बोलते हैं हम मिलियाबिलिटी। और वो होती है सोडियम के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी। सोडियम को हम आराम से जो है बिना तोड़े बिना टूट फूट किए सीट बना सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उसमें एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है। तो उसमें एटॉमिक नंबर के आधार पर उनको अरेंज किया गया है। सबसे छोटा एटॉमिक, सबसे कम एटॉमिक नंबर का सबसे पहले, उसके बाद में दो एटॉमिक नंबर, तीन, चार, इस तरह से। तो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर का कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, इस तरह से अरेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा। तो देखो पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा की तुलना में हम बात करें तो 6 गुना ज़्यादा भार होता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, वो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर 6 गुना ज़्यादा होता है। तो अगर चंद्रमा पर 300 न्यूटन है, तो 300 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 1800। 1800 न्यूटन उसका वेट होगा पृथ्वी पर। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स आर फॉलोज। में फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स वुड बी केमिकली सिमिलर। इनमें से कौन से दो जो है वो केमिकली सिमिलर होंगे। तो देखो फास्फोरस जो है वो तो 15वें ग्रुप से रिलेटेड है। और फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो रिलेटेड है 17वें ग्रुप से। और जो आर्गन है वो 18वें ग्रुप से रिलेटेड है। तो इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो एक ही ग्रुप से रिलेटेड है, मतलब ये दोनों हेलोजन है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। तो हमारा ये 13 अगस्त 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसमें साइंस के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। और आगे के पेपर हम जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।